आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कुछ लोगों ने वक्फ जायदाद को करोड़ों का चूना लगाने वाले डकैतों के चेहरे से नकाब उतार कर फेंक दी है। इन डकैतों की पहचान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और उसके दलाल पैकर के रूप में की गई है। इस मामले को लेकर जहां व्हाट्सएप पर जोरों शोर से चर्चा चल रही है, वहीं उस वक्फ से संबंधित मौलाना अब्बास नासिर अबकाती ने चेयरमैन के गलत कामों की पुष्टि की है। हम उनके साथ हुई बातचीत को पेश करेंगे। ये मामला आगरा के वक्फ शहीद सालिस की जमीन का है। इस मामले की पूरी जानकारी वक्फ बोर्ड के सरपरस्त कहे जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद को दे दी गई है। इसके बावजूद वे अपने दामाद से ये सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि उन्होंने आगरा के वक्फ को लूटने का काम क्यों किया। क्या ये वक्फ उनके बाप दादा का है? 21 रमजान को मौलाना जवाद ने लखनऊ के डीएम सुरपाल गंगवार से इस तरह का सवाल किया था। एक मजलिस में जिसमें हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, उसमें आरोप लगाया था कि डीएम हुसैनाबाद ट्रस्ट के करोड़ों रुपये लूट रहे हैं। उन्होंने सिर्फ डीएम को ही नहीं बल्कि पत्रकारों पर भी उल्टे सीधे और मनगढ़ंत आरोप लगाए थे, जिसे लेकर डीएम ने कहा था कि वे पूरे मामले पर संज्ञान लेकर मौलाना के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आगरा के इस वक्फ को लेकर जो चर्चा चल रही है वो बेहद गंभीर है। पहले इसकी चर्चा कुछ खास लोगों की जबान पर थी और लोग मौलाना जवाद को इसलिए बुरा भला कह रहे थे क्योंकि उन्होंने ही अली जैदी को चेयरमैन बनवाया है, जो पहले दिन से वक्फ बोर्ड में हेरा फेरी और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसके ढेरों सबूत समय समय पर पेश किए जा चुके हैं और मौलाना के सहयोगी बहादुर अब्बास ने पिछले दिनों बहुत सारे सबूत पेश किए। बहादुर अब्बास ने मेरठ में वक्फ की जमीन बिकवाने के लिए सीधे तौर पर चेयरमैन को दोषी ठहराया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि मौलाना जवाद ने चेयरमैन जैदी के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लोगों का कहना है कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अली जैदी उनका दामाद है। अगर अली जैदी की जगह वसीम रिजवी होते तो उनका जनाजा निकाल चुके होते। सच्चाई ये है कि मौलाना का असली दामाद सैयद मोहम्मद है, जो सरफराजगंज में रहता है। वो अपने ससुर के पक्षपाती रवैये से सख्त नाराज है क्योंकि मौलाना बेईमान के साथ हैं। लोगों का कहना है कि वो इन्हें पसंद नहीं करता। मौलाना के एक करीबी का कहना है कि उनके असली दामाद ने तो मौलाना से यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने असली दामाद को चेयरमैन बनवाने की बजाय नकली दामाद को चेयरमैन बनवाया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें उससे फ़ायदा नज़र आ रहा होगा। खैर, आगरा के वक्फ को लेकर बताया जाता है कि इस वक्फ की 18,000 वर्ग फुट ज़मीन पर पेट्रोल पंप लगा हुआ है, जिसका किराया मात्र 20,000 रुपया लिया जाता है, जबकि इसका किराया 3.5 लाख रुपये महीने से ज़्यादा का होता है। किराएदारी का काम मुतवल्ली का होता है, लेकिन इस वक्फ की किराएदारी अपने स्वार्थ की खातिर चेयरमैन तय कर रहे हैं
और मुतवल्ली से करार पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन मुतवल्ली ने साफ साफ कह दिया कि वो इस तरह की कोई किराएदारी या 30 साल की लीज के किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, क्योंकि इससे वक्फ को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। इसके बाद चेयरमैन ने मुतवल्ली को हटा दिया। विवाद की असली जड़ यही लीज एग्रीमेंट है। व्हाट्सएप पर तो यहां तक बताया गया है कि पेट्रोल पंप के मालिक ने पैकर नामक व्यक्ति को दलाली के लिए पकड़ा, जिसने चेयरमैन से उसे मिला दिया। इसके बाद चेयरमैन ने पेट्रोल पंप के मालिक को 2.5 करोड़ में 30 साल की लीज करने की डील की। पहली किस्त के रूप में उसने 50 लाख रुपए दे दिए और बचे 2 करोड़ रुपए लीज होने के बाद देने की बात तय हुई। मौलाना जवाद को उनके दामाद की ये करतूत ढेरों लोगों ने उन्हें बताई है। इस वक्फ की कमेटी के पदाधिकारी मौलाना अब्बास नासिर ने बहुत कुछ खुलासा किया है और बहुत कुछ उचित समय आने पर खुलासा करने की बात कहते हैं। उन्होंने बातचीत में क्या क्या कहा, सुने उनकी बातचीत के मुख्य अंश। एक शेर है किसी का कि जो क्या कहते हैं, जब बिल्कुल जहालत का दौर होता है, मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, तो दलील दे के भी आदमी जलील होता है। सही। तो बात ये है कि अब वो दलीलों का नहीं बल्कि दौर जो है वो दलालों का है। बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि मौलाना हाई कोर्ट गए और जलील हुए, इस तरह की भाषा लिखी जा रही है। आपकी तरफ से नहीं है, मैंने वो लिखी नहीं जा रही है भाई। देखिए वो लिखवाई जा रही है। हाँ। भाई मसलन मैं आपको एक बात बताऊँ, वो ये सब इस तरह के जुमले लिखवाए जा रहे हैं, और वो इसलिए लिखवाए जा रहे हैं कि लिखने वाले लोग जो है उनके दिल में जो है वो ये अरमान होता है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि अल्लाह करे कि आप मर जाएं, वो हंसने लगे, वो कहने लगे आप हंस रहे हैं, मैंने बद्दुआ दी, कहने भाई आपको कहने से मैं मरूंगा नहीं, मगर आपके दिल का अरमान मालूम हो गया। तो बात ये है कि उनके लिखने से कोई दलील नहीं होगा। कोर्ट ने तो ऑर्डर ये किया है, हमारे खिलाफ जो ऑर्डर किया गया उसकी कॉपी हमें दे, वो कॉपी हमें मिल गई। हाँ सही है। आपने प्रेयर भी शायद यही की थी। हाँ प्रेयर भी यही थी। ये तो आपकी जीत है बल्कि। हाँ वो असल में देखिए भाई, वही मैंने अभी आपसे कहा था ना कि जैसे एक बात होती है दलील से जी, और एक ये है कि वो खुशामद। और भाई असल में सफदर साहब हम आपको बताएं भाई, हम लोगों का मिजाज जो है वो खुशामद वाला नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि जिस जमीन का किराया 3.5 लाख रुपए बन रहा है जी, उस जमीन को 30,000 रुपए महीना किराए पे हम क्यों देंगे? सही बात। बस इतनी ही सी बात है। 30,000 रुपए महीना किराए पर, और उस जमीन को जो है वो उठा के इसलिए दे दिया जाए क्योंकि किसी साहब के को फायदा हो रहा है, तो ये काम तो हम नहीं कर सकते। और बाजार को कोई फायदा नहीं है। आज वो आदमी 20,000 रुपए किराया दे रहा है, 10,000 रुपए वो मजार शहीद सालिस पर एहसान कर देगा, तो 10,000 रुपए किराया बढ़ा देगा। तो ये और अगले 30 साल के लिए जमीन फंस जाए, तो ये तो कोई अक्ल में आने वाली बात नहीं है, कोई समझदारी वाली बात नहीं है। यानी करोड़ों का लेन देन अंडर द टेबल हो रहा है। जो आप खुद सोचिए कि 30,000 रुपए पे इतना जोर क्यों दे रहा है आदमी के 30,000 रुपए महीना किराए पे दे दो जमीन। अच्छा, ये इतना जोर क्यों है कि मतलब आप इसको जमीन को दे दीजिए 30,000 रुपए महीना किराए। ये आप पे दबाव डाला गया? तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ भाई, जो आपने मुझसे पूछा मैंने आपको साफ साफ बता दिया। तो ये चेयरमैन ने डाला या उनके किसी आदमी ने डाला? अब भैया वो देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ भाई, वक्त आएगा तो हम सब कुछ जो है वो बिल्कुल शरे में अखील कर देंगे, सब बता देंगे, मतलब वो कोई मसला नहीं है। देखिए हमने आपसे कहा ना कि भाई बड़े ये जो इत्मीनान आप हमारा देख रहे हैं ना जी, कि हमें कोई शौक नहीं है कि हमें 25 जगह का मुतवल्ली बनाया जाए, कोई शौक नहीं है। लेकिन ये है कि गलत चीजों को आप जो है अगर सही लबादा पहनाना चाहेंगे तो वो मतलब नहीं हो सकता है। हमने तो शासन से भी लीज रुकवा दी है। नहीं, शासन से लीज होगी ही नहीं हमारे ख्याल से। रोकी है, रुकवाई नहीं, वो तो सब जाता है। मुतवल्ली जब रोकी जाती है, जब कोई काम देखिए किया जाता है तब होता है, उसको रुकवाने की कोशिश की गई हो।
अल्लाह का शुक्र है मौला की मदद से तो रुक गया मामला। ये तो सीधी सीधी जो है वक्फ बोर्ड की हार है, डिफीट है कि वो जहन में ये था कि 45 दिन तक के अगर कोई जवाब नहीं आएगा तो वो डीम्ड पास है। ऐसा होता नहीं, ऐसा कहीं एक्ट में नहीं है कि खामोशी से मतलब अगर 45 दिन तक जवाब ना दे उसके लिए कंसेंट है। और मुझसे कहा यही गया था, मुझसे कहा यही गया था, हाँ मुझसे कहा यही गया था कि ये तरीका है और ये होता है और यूं होता है। हाँ। तो बस इतनी सी बात है। नहीं, उसके लिए साफ साफ है गजट होगा तब वो होगी, लीज मानी जाएगी। ये थोड़ी हमें इतना कानून नहीं, हम तो लीज का कायल ही नहीं है। लीज का मतलब है 30 साल के लिए जमीन किसी आदमी को दे दी आपने। हाँ हाँ। और ये कि उसका कुछ फायदा हो, मजार को कुछ फायदा भी तो हो भाई, मजार को फायदा हो। शहीद सालिस को क्या मिल रहा है? अच्छा एक चीज ये बताइए, सालिस के मजार को क्या फायदा हो? एक चीज ये बताइए, आपसे एक बात पूछ रहे हैं जी, कोई और साहब भी अगर आके ये काम कर रहे हैं तो मजार को क्या मिल रहा है? सही, कुछ तो मजार को मिले। 30,000 रुपए की क्या हैसियत है आज के जमाने में? एक चीज ये बताइए, 30,000 रुपए आज वो किराया दे रहा है 2024 में और 10,000 रुपए किराया बढ़ेगा जी, और 30 साल के लिए जमीन फंसेगी। इस डील से मजार को कितने करोड़ का नुकसान हो रहा था? अब भाई इतना हमने कैलकुलेशन वगैरह नहीं किया, लेकिन हमने आपसे एक बात ये कही कि किराया जो है वो 3.5 लाख रुपए के करीब बन रहा है। 20 रुपए स्क्वायर फीट का वहाँ पे सर्किल रेट है तकरीबन। एक मतलब में 19-20 फर्क हो सकता है और 20 रुपए सर्किल रेट 18,000 रुपये जमीन है। आप खुद कैलकुलेट कर लिए कितना किराया। 3.5 भी मैंने शायद कम बताया, थोड़ा सा ज्यादा ही हो रहा है। 3,54,59,000 रुपए कुछ किराया हो रहा है जी। अब उसमें ये है कि आप 30,000 रुपए पे जो है वो जमीन दे दीजिए तो हम तो बिल्कुल कौन भाई एक आदमी ये काम करेगा? नहीं, अगर 3 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से जोड़े तो 12 × 36 लाख तो साल का हो गया, ठीक है। किराया तो दे आदमी, किराया मान लीजिए जमीन दे रहा आदमी, किराया तो देगा, तो कुछ नहीं देगा। ये 30,000 रुपए दे के कौन सा एहसान कर रहा है आदमी? हाँ, कोई बात होती है? जब 3.5 लाख 3,54,000 बनता है, शायद इससे पहले भी जो आपके मुतवल्ली थे वहाँ उन्होंने भी यही कहा था कि 3,54,000 दीजिए। तो वो हमें नहीं पता है, उनका पहले वाले का नहीं पता है क्या नहीं है। हम तो अपनी बात कर रहे हैं। हमसे जो बात हुई हमने तो नोटिस जो दुकानदारों को सबको दिए हैं वो 20 रुपए सर्किल रेट के हिसाब से दिए गए। अच्छा। और यही वहाँ का भी सर्किल रेट बन रहा था। लेकिन ये कि वो 30,000 रुपए पे दे दीजिए जमीन, इतनी कॉस्टली जमीन है वो, तो उसको किराया तो आदमी दे नहीं रहा है सही से। नहीं, वो कोशिश की जाती है, हाथ पैर चलाए जाते हैं तब आदमी किराया देता है सही। लेकिन जब आप बीच का रास्ता ही खुद निकालने बैठ जाएंगे तब वो खत्म हो गई कहानी। अच्छा एक चीज बताएं, क्या ये कहा गया कि ऊपर से कुछ बीजेपी के नेताओं का दबाव है जिसकी वजह से वो लीज करवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं? अब वो बहाने देखिए, किसी के नाम किसी का भी ले लिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए। मैंने आपको अभी बताया ना कि जिन लोगों का नाम आगे किया जा रहा है उनका कोई मसला नहीं है। वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और अच्छा, बड़ी पकाई जाती है। मतलब इनका कुछ लेना देना नहीं है। 2 नाम जो अमान अब्बास और अरशद जाफरी के आ रहे हैं। नहीं, बनाया जाता है मामला। हाँ। ये हमारी तो बराह रास्त जो बातचीत हुई है जी, वो बराह रास्त हमारी बातचीत यही डिस्प्यूट है। पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट हमारा यही है, कोई और पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट नहीं है। बनाने को आप कुछ भी किसी से भी जो है मतलब झगड़ा करवा दीजिए कि वो फलां की वजह से हुआ है, वो फलां की वजह से हुआ है। जो असल इख्तिलाफ है तो हमें पहले ही पता चल गया था कि ये होने वाला है। उन्होंने हमसे साफ साफ कह दिया था कि दूसरा रास्ता हमें निकालना पड़ेगा अगर साइन नहीं किया आपने तो। हाँ, अगर आपने मतलब ये नहीं किया तो हमें दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं 24 तारीख को गाजीपुर मजलिस पढ़ने जा रहा था, रास्ते में मुझे खबर मिल गई थी कि फोन गया है और मैं तो सब चीजें जो है वो खुल के सबके सामने कह चुका हूँ। अच्छा। हाँ, सबके सामने हमें सब एक एक बात पता थी कि जो है वो क्या हो रहा है। पहले से इंफॉर्मेशन आ गई थी हमारे पास कि इनके खिलाफ शिकायतें भेजो, कंप्लेनें भेजो। तो वो तो एक आदमी सब करता है काम। तो मुझे 22 तारीख को, दिसंबर की 22 तारीख को मेरी आखिरी मुलाकात हुई है
और उसमें ये कहा गया है कि आप लोग अगर ये नहीं करेंगे तो हम दूसरा रास्ता हमें निकालना पड़ेगा। जी और 2 दिन के बाद हमारे पास फोन आ गया जी जी तो वो दूसरा रास्ता निकालने के लिए कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ शिकायतें भेजो ताकि हम खिचड़ी पका के इनको हटाएं। अच्छा, एक चीज देखिए, मैं आपको बहुत पते की बताऊं, जी अगर कहीं पे कोई चीज की खराबी होती है, सही कोई अक्ल की बात है ना, मैं कह रहा हूँ, देखिए 1000 बातें लोग करें, लेकिन सबसे बड़ी जो दलील होती है वो अक्ल है। दीवाने पर कोई भी हुक्म शरई नाफिज नहीं होता है। अक्ल वाले से खिताब किया जाता है ना कि अक्ल है, जी तो अक्ल का तकाजा ये है कि अगर किसी जगह पर कोई खराबी है तो सबसे पहला आदमी काम ये करेगा कि उस खराबी को दूर करे। जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं एकदम सही कह रहे अगर 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 मान लिए मजार में कोई खराबी थी तो सबसे पहली कोशिश ये की जाती कि उस खराबी को दूर किया जाता, मगर कोशिश सबसे पहली क्या की गई कि लीज के लिए कागज भेजा जाए। सही तो बात ये होती है कि ये अपने आप में, देखिए, ये खुद जो मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी सारी बातें मान लीजिए, सही मगर ये है कि भाई आप ये सोचिए कि इतनी जल्दी लीज की क्यों है, कि पहले लीज हो जाए। सही बात है। तो आदमी मान लिया कि जो है कोई चीज कहीं खराब है, जो दिखाए, तो इसीलिए मैं कह रहा था ना कि जाहिर कुछ किया जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है। और वो देखिए, जब किसी की मुखालिफत होती है तो लोग उल्टी सीधी जो है वो बातें भी करते हैं, वो उसके हम लोग यहाँ आदी हैं सब शुरू से, तो मिला वजह की चीजों का हम लोग के ऊपर असर भी नहीं होता है। तो मैंने आपसे कहा ना कि हमें मालूम है कि हम मुतमईन नहीं। आप हमसे ये कहिए कि आप जो है वो यहाँ पे कलम अपना रख दीजिए और यहाँ साइन कर दीजिए, तो आप कोई भी हो वो काम नहीं करेंगे। बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब ये देखिए, और हम आपको एक बात और बता दें, मजार का मामला ये है कि वो हमारे परदादा का बनाया हुआ दस्तूरुल अमल है वहाँ जी, उसी के तहत वो मजार जो है वो वक्फ बोर्ड में दर्ज है जी। तो वसीम से जो हमारा इख्तिलाफ रहा, हमारे वालिद साहब का जो इख्तिलाफ रहा, वो ये रहा कि वसीम उस दस्तूरुल अमल को मानने को तैयार नहीं था जी, हम मुतवल्ली बनने को तैयार नहीं थे। जी। तो हमारा मसला तौलियत नहीं है, हमारा मसला ये है कि हमारा जो दस्तूरुल अमल है, हमारे बुजुर्गों का जो वसीयतनामा है जी, उससे अगर आप हटा के हमको ये कहिए कि नहीं अलल औलाद तो है नहीं उसमें। अलल औलाद नहीं, वो वक्फ, वो मिस्ल वक्फ के दर्ज है दफा रजिस्टर नंबर 37 में। हाँ, उसका वही वक्फनामा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो क्या उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि एक ही खानदान के लोग बनते रहेंगे या? बिल्कुल उसमें ये लिखा है, उसमें यही लिखा है कि जो इस खानदान साहिब अबकात के नस्ल में ये जाएगा, सरबराह खानदान अबकात, दफा 10 में लिखा हुआ है उसमें। हाँ, इसका मतलब ये भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गैर शरई कर रहे हैं। ना बताने में तो सफदर साहब ये होता है ना कि आदमी सोचता है कि ये गलत है इसलिए बोल नहीं रहे। बहरहाल पूरे मामले को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने आगरा के इस वक्फ में भी मनमानी और बेईमानी की। गैर कानूनी ढंग से मेरठ की वक्फ जायदाद को बिकवाने के बाद उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि आगरा के इस वक्फ के मुतवल्ली को न सिर्फ धमकाया गया बल्कि उनसे जबरन हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की गई। बताया जाता है कि मुतवल्ली जल्द ही चेयरमैन अली जैदी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने वाले हैं ताकि गैर कानूनी काम करने वाले चेयरमैन को सबक मिल सके। इतना ही नहीं बल्कि मुतवल्ली मुख्यमंत्री योगी से मिलकर पूरी तफसील उन्हें बताएंगे और चेयरमैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।